सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आज का जो वीडियो है हमारा इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पार्ट 5। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक डिस्कस हुआ है। हम लोगों ने पार्ट 4 तक डिस्कस किया है चैप्टर 1 का। आज हम लोग पार्ट 5 में देखेंगे बच्चा लोग क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 5। तो देखिए बच्चा लोग क्या है आप लोगों को पढ़ना पार्ट 5 में। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको पार्ट 4 में जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे का भाग है पार्ट 5। वहाँ जो जहाँ पर जिस जगह पर पार्ट 4 एंड हुआ था उससे आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको बताया जा रहा है कि 1848 एक ऐसा वर्ष था। कौन सा वर्ष? 1848। वहाँ पर हम लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे बेरोजगारी से रिलेटेड आंदोलन के बारे में, खाने पीने की कमी के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग फिर से वो पॉइंट देख लेते हैं एक बार। तो देखिए भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह के बारे में हम लोग देखे थे। इसी का आगे का भाग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको 1848 के बारे में बात किया जा रहा है बच्चा लोग। तो 1848 एक ऐसा वर्ष था जहां खाने पीने की कमी, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी यूरोप में, बेरोजगारी बढ़ रही थी, आबादी बढ़ रहा था। तो आबादी बढ़ने का कारण क्या था? और खाने पीने का साधन सीमित था, ठीक है, उत्पादन सीमित था। तो जिससे क्या हुआ कि खाने पीने की कमी हुई, व्यापक बेरोजगारी फैल गई। अब देखिए पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में लोग क्या हुए? सड़कों पर उतर आए। ठीक है, अब जगह जगह विरोध होने लगा। ठीक है, और लुई फिलिप को क्या किया? भागने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, यानी जो उस समय का जो शासक हुआ लुई फिलिप, उसको छोड़कर भागना पड़ा फ्रांस। ठीक है, इसके बाद जो राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ, यानी नेशनल, जब ये भागा तो उसके बाद क्रांतिकारियों ने मिलकर किसका गठन किया? नेशनल असेंबली का। ठीक है, और नेशनल असेंबली ने घोषणा किया कि गणतंत्र की घोषणा। ठीक है, और गणतंत्र की घोषणा में यह वर्णन किया कि जो भी 21 साल से, कितने साल से बच्चा लोग? 21 साल से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को क्या अधिकार मिलेगा? तो वोट देने का अधिकार मिलेगा। और सिर्फ वोट ही नहीं, उनको काम का भी अधिकार मिलेगा, मतलब वो काम भी करेंगे, उनको जॉब भी दिया जाएगा। ठीक है, और ये सब बातें की गई। और लोगों को जॉब देने के लिए क्या किया गया? रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। आज ऐसा अगर हमारे बिहार में भी होने लगे बच्चा लोग, कल कारखाना स्थापित होने लगे, हमारे यहाँ उत्पादन बढ़े, फैक्ट्री आए, तो हमारे बिहार में भी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सरकार का दायित्व है कि लोगों के बीच जो बेरोजगारी है उसको खत्म करे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1845 में सेल्सिया में, ठीक है, कहाँ बच्चा लोग? सेल्सिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उन ठेकेदारों मतलब क्या हुआ? तो वो उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया जो उन्हें कच्चा माल देते थे, और उनसे ये लोग बुनकर क्या करते थे? कपड़ा बनाते थे। और कपड़ा बना हुआ कपड़ा यानी तैयार माल वो ठेकेदार लेते थे। ठीक है, लेकिन इनका जो मेहनत था, इनको मेहनताना उस हिसाब से नहीं मिलता था, उनको दाम बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, तो इससे सिलसिला के बुनकर क्या थे? क्रुद्ध थे, और उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, इस घटना के बारे में एक पत्रकार विल्हेम वोल्फ, कौन? विल्हेम वोल्फ ने जो ये घटना हुई उसके बारे में क्या बयान किया है कि इन गाँवों में, ठीक है, 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। यानी इन गांव में जो आबादी कितना है? लगभग 18,000, और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सूती कपड़ा बिनना। ठीक है, लेकिन इनकी स्थिति, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनकी स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, अब देखिए ये जो काम में है नहीं,
तो काम के लिए जो लोग तैयार हैं तो उनकी स्थिति का फ़ायदा उठाया जा रहा है किसके द्वारा? ठेकेदारों के द्वारा, ठीक है। और ठेकेदारों ने क्या किया है कि जो माल ये तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, ठेकेदारों ने इनका तैयार माल का कीमत गिरा दिया है, ठीक है, जिससे इनको जो बुनकर हैं उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही है। तो इसी के विरोध में बुनकरों ने क्या किया था? आंदोलन किया था, ठीक है। और वहाँ पर बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि आंदोलन हुआ था, और इन लोगों ने, बुनकरों ने इन लोगों के खिलाफ ठेकेदारों के घरों पर हमला तक कर दिया था, जिससे ठेकेदार आसपास के गांव में जाकर छिप गए थे और इनके घरों पर बुनकरों ने लूटपाट किया था, ठीक है। तो जब ये खबर सेना को मिली थी, मतलब सरकार को मिली थी, तो सरकार ने वहाँ के जो राजशाही व्यवस्था था, राजशाही सरकार, उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया था, जहाँ पर इन सैनिकों ने बुनकरों पर गोली चलाया था। और कहा जाता है कि शायद इन गोली कांड में लगभग 11 बुनकरों की मौत हो गई थी, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ये समझाने के लिए बताया गया है कि रोजगार की स्थिति खराब थी, लोग भूखे मर रहे थे, उनका मेहनत का भी उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था, वो जो काम कर रहे थे उनके काम का मजदूरी उस हिसाब से नहीं मिल रहा था, जिससे लोगों में क्या था? आक्रोश था, ठीक है बच्चा लोग, आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये आज भी हमारे देश में इसी तरह का कंडीशन देखने को, ये तो हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में भी ऐसा ही कंडीशन है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, सभी को रोजगार का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है ना बच्चा लोग। अब देखिए ये जो स्थिति थी उससे यूरोप में लोग परेशान होने लगे, ठीक है। और 1848 का समय, ठीक है, 1848 में उदारवादियों ने क्या किया? क्रांति किया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है? उदारवादियों की क्रांति, ठीक है। तो देखिए 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से, ठीक है, ग्रस्त किसान मजदूर विरोध कर रहे थे, उसी दौरान एक तरफ तो गरीब और बेरोजगार किसान मजदूर था वो विरोध कर रहा था बच्चा लोग, और दूसरे तरफ जो पढ़ल लिखल था, यानी जो पढ़ल लिखल लोग थे और जो मध्य वर्ग के लोग थे, उन लोगों के बीच भी क्रांति हो रही थी, वो लोग भी विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो जो घटना हुआ था फरवरी 48 में, 1848 में, उससे क्या हुआ कि राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा था और एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब ये जो गणतंत्र था किस पर आधारित था? तो ये गणतंत्र पुरुषों के श्रविक मताधिकार पर आधारित था, यानी पुरुषों को मताधिकार मिल रहा था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यूरोप के अन्य भाग में, ठीक है, जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, ठीक है, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य, ठीक है। तो अब यहाँ भी लोगों ने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ के जो उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष थे, इन्होंने किसकी मांग की? इन्होंने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से इसे जोड़ दिया, यानी इन्होंने संविधान का भी मांग किया और कहा कि भाई हमारा देश का क्या हो? एकीकरण हो, ठीक है। और उदारवादियों ने जो विद्रोह हो रहा था इसका इन लोगों ने भी फायदा उठाया, ठीक है, और लोगों को अपने पक्ष में किया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को क्या किया? इन लोगों ने आगे बढ़ाया, ठीक है। अब यह जो राष्ट्र राज्य था यह संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। तो उम्मीद है बच्चा लोग आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये टॉपिक हम लोगों ने जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो देखिए अब इसी दौरान आपको किसके बारे में जानना है? जर्मन के बारे में, यानी जर्मनी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं किसका एकीकरण? हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जर्मनी का एकीकरण जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो जर्मन इलाके हुए यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या हुआ? राजनीतिक संगठनों ने
फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर क्या किया, एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 18 मई 1848 को, ठीक है, तो कितने निर्वाचित प्रतिनिधि हुए, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अब जुलूस निकाला, सजा दूजा जुलूस निकाला और इन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। अब ये जो फ्रैंकफर्ट संसद हुआ था बच्चा लोग, ये कहाँ हुआ था, तो सेंट पॉल चर्च में। कहाँ हुआ था, सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये बातें रखी गई, ठीक है, कि एक जर्मन राष्ट्र के लिए किसका प्रारूप तैयार किया गया, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो जर्मन राष्ट्र हुआ, इसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई। ठीक है, यानी यहाँ भी अभी राजा का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन राजा वैसा था जो किसके अंदर काम करेगा, संसद के अंदर काम करेगा। ठीक है, अब देखिए अब इन प्रतिनिधियों ने क्या किया, प्रासा के राजा, कहाँ के राजा, प्रासा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने का कोशिश किया। वहाँ पर मांग किया कि भाई फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को राजा बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और उन राजाओं का साथ दिया जो ये निर्वाचित सभा हुआ था उसके विरोधी थे। ठीक है, अब इस तरह से कुलीन, एक तरफ तो कुलीनबर्ग और सेना का विरोध हो गया, बढ़ने लगा, और वहीं दूसरी तरफ जो संसद का सामाजिक आधार था वो क्या हुआ, कमज़ोर हो गया। ठीक है, कैसे कमज़ोर हो गया, चूँकि समाज अलग अलग वर्गों में विभक्त था। ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के भी लोग आते थे, लेकिन जब ये संसद बना, संसद का गठन हुआ, तो इसमें किसका अधिक प्रभाव देखने को मिला बच्चा लोग, मध्य वर्ग का अधिक प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब आपको पता है कि मध्य वर्ग में कौन थे, तो मध्य वर्ग में पढ़े लिखे लोग थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, ठीक है, सरकारी कर्मचारी थे। तो देखिए ये जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या किया, मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। ठीक है, तो शुरुआत में तो मजदूर और कारीगर का मध्य वर्ग के जो उच्च लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनका समर्थन था, लेकिन जब इन्होंने मजदूर और कारीगर की मांग का विरोध किया तो ये जो मध्य वर्ग के खास के जो सक्षम थे उन लोगों ने उनका किसका समर्थन खो दिया, तो मजदूर और कारीगर का। ठीक है, अब ऐसा स्थिति हो गया कि क्या कह सकते हैं कि डेडलॉक का स्थिति हम लोग कह सकते हैं कि ना तो सरकार कुछ कर पा रही थी, ना राजा कुछ कर पा रहा था, और ना निर्वाचित प्रतिनिधि लोग। तो ऐसी स्थिति में किसको बुलाया गया, सैनिकों को अंत में आना पड़ा, और सैनिकों के आने के बाद क्या हुआ, संसद को यानी असेंबली को भंग करना पड़ा। तो उम्मीद है बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो रूढ़िवादी ताकतें थी, जो ये 1848 का जो आंदोलन हुआ था, उदारवादी आंदोलन, उसको क्या किया, रूढ़िवादी ताकत ने दबा दिया, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो राजा थे उनको ये समझ में आने लगा, क्या समझ में आने लगा, कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं उनको अगर रियायत दें और उनकी क्रांति को थोड़ा सा सपोर्ट दें तो ये जो चीज़ें हो रही है और ये जो दमन चक्र है वो कर चला रहे हैं उसको अगर कम कर दें तो ये क्रांति को भी वो क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, यानी सपोर्ट करके वो क्रांति को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो 1848 के बाद यूरोप के, मध्य पूर्व के यूरोप के जो राजशाही थे उन्होंने इसी थ्योरी पर काम करना शुरू किया और परिवर्तन को स्वीकार बनाना लागू करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि पश्चिमी यूरोप में 1815 के पहले हो चुके थे। ठीक है, जैसे कि हैम्सबर्ग का एम्पायर, तो हैम्सबर्ग का जो क्षेत्र था बच्चा लोग, उसमें क्या हुआ कि रूस और भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए जो हैम्सबर्ग शासक थे उन लोगों ने किसको स्वायत्तता प्रदान की,
तो हैब्सबर्ग शासक ने हंगरी लोगों को स्वायत्तता प्रदान की, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हो गया। मतलब एक तरफ इन लोगों ने स्वतंत्रता दिया और दूसरे तरफ इसका दूसरे लोगों ने, मैग्यारों ने क्या उठाया, फ़ायदा उठा लिया। तो उम्मीद है कि बच्चा लोग आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये बच्चा लोग हम लोगों का कौन सा पार्ट था, पार्ट 5 आपका चैप्टर 1 का, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका चैप्टर 1 का भाग 6 होगा। यहीं पर हम लोग पार्ट 5 को समाप्त करते हैं बच्चा लोग। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, ठीक है। अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बड़ों को आदर दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपने देश से प्यार कीजिए। और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी आप लोग फोकस कीजिए। तो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।